नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में दो सच्ची और दिलचस्प कहानियां हैं। आज की यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के जलगांव जिले की है। जलगांव के यावल इलाके में एक छोटा सा गांव है, शिरसाड़। इसी गांव में नितिन सोनवणे अपने परिवार के साथ रहता था। 2016 में उसकी शादी दीपाली से हुई थी, जो जलगांव के कानलदा गांव की रहने वाली थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। करीब 3 साल बाद नितिन और दीपाली जलगांव के निमखेड़ी गांव में रहने लगे। नितिन मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। समय के साथ उनके परिवार में 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। 19 मार्च 2026 दोपहर का टाइम था। घर के अंदर माहौल पहले से ही खराब था। नितिन अंदर ही अंदर गुस्से और शक में जल रहा था। दोपहर में दीपाली सो रही थी। इसी दौरान नितिन ने पास पड़ी एक सीमेंट की ईंट उठाई और उस पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। नितिन को लगा कि अब वह बची नहीं है, इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि उसका मोबाइल घर पर ही रह गया है। वह वापस घर लौटा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि दीपाली में अभी भी थोड़ी हरकत है। यह देखकर उसका गुस्सा फिर बढ़ गया। उसने घर में रखा धारदार औजार उठाया और उस पर फिर से हमला कर दिया। इस बार उसकी मौत हो गई। इसके बाद नितिन मोबाइल लेकर सीधे जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद ही पुलिस को पूरी घटना बता दी। यह सुनकर पुलिस भी कुछ समय के लिए चौंक गई। टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पर जो हालात थे, उन्होंने सबको चौंका दिया। दीपाली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर, गले और पेट पर गंभीर चोट के निशान थे। जांच में सामने आया कि उस पर ईंट और धारदार हथियार से हमला किया गया था। मौके पर ही उसके पास एक लोहे का हंसिया और टूटी हुई ईंटें पड़ी मिली, जिससे साफ था कि हमला इन्हीं से किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दीपाली के भाई जयेश ठाकरे को दी। खबर मिलते ही वह अपने रिश्तेदारों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जयेश पांडुरंग ठाकरे की शिकायत पर जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन में नितिन सोनवणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि इस घटना की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ सालों बाद नितिन को दीपाली पर शक होने लगा। इसी शक की वजह से दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन दीपाली अपने छोटे बच्चे को लेकर बिना कुछ बताए मायके चली गई। लेकिन मायके पहुंचने के बाद भी वह वहां नहीं रुकी और बिना किसी को बताए कहीं और चली गई। इससे नितिन और उसके मायके वाले दोनों ही परेशान हो गए। आखिरकार मायके वालों ने जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। करीब 1 महीने बाद दीपाली खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने बताया कि वह शिरडी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम से नितिन काफी नाराज हो गया। उसने उसे वापस घर ले जाने से साफ इनकार कर दिया। दीपाली के इस व्यवहार से उसके मायके वाले भी नाराज थे, इसलिए उन्होंने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। मजबूरी में दीपाली अपने छोटे बच्चे के साथ अपनी बड़ी बहन के घर के पास एक किराए के कमरे में रहने लगी। कुछ समय बाद उसने 2 बार अपना ठिकाना भी बदला। करीब 1 साल तक वह अपने पति से अलग अकेली रह रही थी। इसी दौरान नितिन का शक और गहरा होता गया। उसे लगने लगा कि दीपाली का किसी के साथ संबंध है। वह उसके बारे में पता करने लगा और धीरे धीरे उसे यह अंदाजा हुआ कि उसका किसी रिश्तेदार युवक के साथ अफेयर हो सकता है। जब दीपाली को यह पता चला कि नितिन को सब कुछ पता चल रहा है, तो उसने अपनी गलती मान ली और वापस साथ रहने की बात कही। तीनों बच्चों का सोचकर नितिन ने भी सब कुछ भूलने की कोशिश की और उसे फिर से अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों तक दीपाली नितिन के साथ ठीक से रही, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी बातें दोबारा शुरू हो गईं। एक दिन वह बिना कुछ बताए अचानक घर से चली गई और करीब 15 दिन बाद वापस लौटी। इसके बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन वह फिर से अचानक कहीं चली गई। इस बार नितिन ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बार बार इस तरह घर छोड़कर जाना और फिर अचानक लौट आना अब नितिन के लिए यह बात आम होती जा रही थी। इसलिए इस बार उसने न तो ज्यादा तलाश की और न ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
एक दिन नितिन के एक रिश्तेदार ने उसे बताया कि दीपाली को इलाके में एक युवक के साथ देखा गया है। यह सुनकर नितिन सतर्क हो गया। कुछ समय बाद उसने खुद दीपाली को उसी युवक के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। नितिन ने उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही उस युवक को इसका अंदाजा हुआ, वह दीपाली को वहीं छोड़कर भाग गया। दीपाली नितिन के हाथ लग गई। गुस्से में उसने वहीं उस पर हाथ उठा दिया। आसपास मौजूद महिलाओं ने बीच बचाव करके उसे छुड़ाया। महिलाओं को लगा कि अगर दीपाली को उसके साथ जाने दिया गया तो मामला और बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने उसे नितिन के साथ जाने नहीं दिया। इस घटना के बाद नितिन के मन में शक और गहरा हो गया। कुछ समय बाद उसे एक रिश्तेदार के जरिए यह भी पता चला कि दीपाली और वही युवक जलगांव शहर में साथ रह रहे हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए नितिन वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उस युवक को पता चला कि नितिन उसका पीछा कर रहा है, वह वहां से भागने में सफल हो गया। हालांकि दीपाली नितिन के हाथ लग गई। नितिन उसे लेकर जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वह उससे अलग होना चाहता है। पुलिस ने उसे बताया कि इसके लिए अदालत जाना होगा। इसी दौरान दीपाली ने कहा कि वह आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करेगी और वापस साथ रहने को तैयार है। तीनों बच्चों का सोचकर नितिन उसे फिर से अपने निमखेड़ी ले आया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर नितिन को पता चला कि दीपाली उस युवक के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रही है। इससे उसका गुस्सा फिर बढ़ने लगा। एक रात अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि वही युवक घर के पास आया हुआ है। नितिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसकी तरफ ईंट भी फेंकी, लेकिन वह फिर से मोटरसाइकिल पर भागने में सफल हो गया। नितिन को अब साफ समझ आ गया था कि दीपाली उसके साथ रह तो रही है, लेकिन उसका मन कहीं और लगा हुआ है। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। 19 मार्च की सुबह इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस समय तो मामला किसी तरह शांत हो गया, लेकिन दोपहर होते होते वही विवाद फिर से शुरू हो गया। नितिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब सहन कर रहा था, लेकिन उसे दीपाली के व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। इस बार झगड़ा ऐसा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोपहर में झगड़े के बाद दीपाली सो गई, लेकिन नितिन के मन में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी गुस्से ने नितिन से ऐसा कदम उठवा दिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। पूछताछ के बाद नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अदालत में जारी है। एक शक, एक गुस्सा और एक फैसला जिसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। यह था पहला मामला। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरी कहानी भी उतनी ही चौंकाने वाली है। राजस्थान के अजमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर है देराठू गांव। यह गांव नेशनल हाईवे के किनारे पड़ता है और पास में ही नसीराबाद की बड़ी सैन्य छावनी भी है। देराठू गांव का ही रहने वाला 22 साल का पिंटू सिंह रावत ग्रेजुएट था। गुजरात की तरह नसीराबाद और आसपास के गांवों में भी गरबा के पंडाल लग गए थे। रात को लड़के लड़कियां वहां इकट्ठा होकर गरबा करते थे। माहौल काफी अच्छा था, भीड़ भी थी और कोई रोक टोक भी नहीं थी। 3 अक्टूबर 2022 की रात पिंटू सिंह रावत फैक्ट्री से घर आया, खाना खाया और फिर गरबा देखने चला गया। लेकिन रात काफी हो गई और वह वापस घर नहीं आया। उधर गरबा भी काफी पहले खत्म हो चुका था। पिंटू के घर वाले परेशान होने लगे। वे बार बार उसे फोन करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। पिंटू के चचेरे भाई रामराज सिंह ने भी कई बार फोन किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह खुद उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। जाते जाते उसने एक बार फिर फोन लगाया और इस बार कॉल उठ गई। रामराज ने गुस्से में पूछा कि फोन क्यों नहीं उठा रहा, लेकिन तभी उसकी आवाज रुक गई। दूसरी तरफ से पिंटू की दर्द भरी आवाज आ रही थी। उसने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा है और सड़क पर फेंक दिया है। उसकी हालत बहुत खराब है और तुरंत आने को कहा। यह सुनते ही रामराज तुरंत बाइक लेकर बताए गए जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गिरधारी जाट के घर से थोड़ा आगे गली में चबूतरे के पास पिंटू बुरी हालत में पड़ा था। रामराज और उसके दोस्तों ने उसे तुरंत उठाया और नसीराबाद के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर के पूछने पर पिंटू ने कहा कि वह छत से गिर गया है, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक इलाज देने के बाद तुरंत अजमेर रेफर कर दिया। इसके बाद रामराज ने पिंटू के घरवालों को खबर दी और सभी उसे लेकर अजमेर के लिए निकल गए। रास्ते में हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अजमेर पहुंचने से पहले ही बियर घाटी के पास पिंटू की सांसें टूटने लगीं।
थोड़ी देर के लिए उसे होश आया तो उसने अपने भाई रामराज को पूरी सच्चाई बता दी। उसने साफ कहा कि अब उसका बचना मुश्किल है और उसके साथ गलत हुआ है। इतना कहने के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में पिंटू ने दम तोड़ दिया। घर वाले फिर भी उसे उम्मीद में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव गांव लाया गया तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई। यह खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई और रावत समाज के लोगों तक भी पहुंच गई। इधर पिंटू के चचेरे भाई ने गांव वालों के साथ जाकर सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें गिरधारी जाट, उसका बेटा सुरेंद्र, भाई प्रधान और हनुमान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई गई कि उन्होंने घर बुलाकर मारपीट कर हत्या की। रावत समाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव भी किया। मामले ने तूल पकड़ा तो भारी दबाव के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। नामजद आरोपियों में से गिरधारी जाट, प्रधान जाट और सुरेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चौथे आरोपी हनुमान जाट को पुलिस ने जांच से बाहर रखते हुए गिरफ्तार नहीं किया। इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। रावत समाज के लोगों ने इसे लेकर विरोध जताया और हनुमान जाट की भी गिरफ्तारी की मांग उठाई। इसके बाद मामला और आगे बढ़ा। समाज के लोग अजमेर रेंज के आईजी रुपिंदर सिंह से भी मिले और पुलिस जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में पक्षपात हो रहा है और केस किसी दूसरे अधिकारी को दिया जाए। इस पर आईजी ने कार्रवाई करते हुए जांच को टोंक के एडिशनल एसपी भवानी सिंह को सौंप दिया। उधर हनुमान जाट के बारे में जानकारी सामने आई कि वह अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर जलदाय विभाग में नौकरी कर रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि गिरधारी, प्रधान और सुरेंद्र ने मिलकर पिंटू की हत्या की थी। जांच में यह भी पता चला कि प्रधान जाट पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। करीब 1.5 साल पहले वह नकली आरटीओ बनकर लोगों से पैसे वसूलते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद अजमेर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जांच में जो कहानी सामने आई वो इस तरह थी। पिंटू का एक दोस्त था सुरेंद्र। दोस्ती की वजह से उसका घर आना जाना लगा रहता था। दोनों अक्सर साथ बैठते, बातें करते और कई बार साथ में शराब भी पीते थे। लेकिन सच ये है कि शुरुआत में पिंटू सुरेंद्र का दोस्त नहीं था। असली वजह कुछ और ही थी। दरअसल जब पिंटू की नज़र सुरेंद्र की छोटी बहन पिंकी पर पड़ी, तभी से उसने सुरेंद्र से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। पिंकी ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घर पर ही रहती थी। अब क्योंकि पिंटू घर का ही जान पहचान वाला बन चुका था, तो उसे छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं रही। वो आराम से सुरेंद्र के घर आता और मौका मिलते ही पिंकी से भी मिल लेता। उधर पिंकी भी घर पर रहती थी और धीरे धीरे उसे भी पिंटू से मिलना अच्छा लगने लगा था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और कहानी धीरे धीरे एक अलग ही मोड़ लेने लगी। सब ठीक चल रहा था। पिंटू ने अजमेर के माखूपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में नौकरी भी पकड़ ली। अब उसके पास पैसे आने लगे तो उसने पिंकी को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अब दोनों फोन पर बात करने लगे और जब भी पिंकी घर में अकेली होती, पिंटू को पता चल जाता था। ऐसे में दोनों मिलने का मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे पिंटू के कुछ दोस्तों को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। इसके बाद यह बात जाट समाज के कुछ लोगों तक पहुंची। लोगों ने पिंकी के घर वालों को बदनामी का डर दिखाते हुए चेतावनी देनी शुरू कर दी। शुरुआत में घर वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। पिंटू इस बात से अनजान था और पहले की तरह ही सुरेंद्र से मिलने के बहाने उसके घर आता जाता रहा। इस दौरान वह पिंकी से इशारों में बात कर लेता था। धीरे धीरे घर वालों को शक होने लगा। उन्होंने गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन दोनों पर नजर रखते हुए सही मौके का इंतजार करने लगे। पिंटू को अभी भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। नवरात्रि चल रही थी। 3 अक्टूबर 2022 रात करीब 10 बजे का समय था। गांव के लड़के लड़कियां गरबा कर रहे थे और कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन पिंटू का मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था। कई दिनों से वह पिंकी से नहीं मिल पाया था। बस यही बात उसे परेशान कर रही थी। करीब 11 बजे पिंटू घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसके मोबाइल पर पिंकी का कॉल आया। पिंकी ने उसे घर बुलाया था। वह तुरंत अपने दोस्त रवि के साथ बाइक लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। घर के पास पहुंचकर उसने रवि को वापस भेज दिया। जिस बाइक से वह आया था वो भी किसी दोस्त की थी। गेट पर पिंकी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने पिंटू को अंदर बुलाया और बताया कि घर में कोई नहीं है।
यह सुनकर पिंटू अंदर चला गया। फिर दोनों ने मौका देखते ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दूसरी तरफ गांव में एक युवक की मौत की खबर फैल गई तो लोग गरबा छोड़कर जल्दी जल्दी घर लौटने लगे। इसी वजह से पिंकी के घर वाले भी उस रात उम्मीद से पहले घर पहुंच गए। घर पहुंचकर पिंकी के पिता गिरधारी कमरे के बाहर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से देर तक कोई जवाब नहीं आया तो घर के बाकी लोग भी वहीं आ गए। कुछ देर बाद पिंकी ने दरवाजा खोला। गिरधारी को कुछ अजीब लगा। उनकी नजर कमरे में पड़े एक जोड़ी मर्दाना जूतों पर गई और यहीं से उन्हें शक हो गया। उन्होंने तुरंत कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी कूलर के पीछे छिपा पिंटू दिख गया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। गुस्से में उन्होंने पिंकी को अलग कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद गिरधारी ने अपने भाई प्रधान और हनुमान जाट को फोन किया, जो पास ही खेत में बने कमरे पर थे, और उन्हें तुरंत घर बुला लिया। डर के मारे पिंटू के हाथ पैर काम करना बंद हो गए। उसे भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। थोड़ी देर में प्रधान जाट और हनुमान जाट भी वहां पहुंच गए। उनके आते ही घर वालों का गुस्सा और बढ़ गया। सब ने मिलकर पिंटू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। उधर दूसरे कमरे में बंद पिंकी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दो दोस्तों और एक सहेली को फोन भी किया, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए किसी ने फोन नहीं उठाया। गुस्से में गिरधारी ने पिंकी की मां को भी उसी कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद गिरधारी, प्रधान, सुरेंद्र और हनुमान चारों मिलकर पिंटू को पीटते रहे और धीरे धीरे अपना आपा खो बैठे। उन्होंने मारपीट की सारी हदें पार कर दी। गंभीर चोट लगने की वजह से पिंटू बेहोश हो गया। इसके बाद उसे घर के बाहर गली में फेंक दिया गया। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। अब मामला अदालत में है और फैसला आना बाकी है। इस केस में देखा जाए तो पिंटू की जान बच सकती थी। अगर परिवार गुस्से में अंधा होने के बजाय बात को समझने की कोशिश करता तो एक जान जाने से बच सकती थी, क्योंकि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी सजा मौत हो। गुस्सा और लोग क्या कहेंगे वाला डर अक्सर इंसान से सबसे बड़ी गलती करवा देता है। और रिश्तों में सबसे जरूरी चीज इज्जत नहीं, इंसान की जान और उसकी सुरक्षा होती है। उम्मीद है आप इस कहानी से कुछ सीख जरूर लेंगे और ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।